नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 2024 एक डिस्ट्रक्टिव ईयर है और कैसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे घटनाएं घटित हो रही है कि वो पूरे वर्ल्ड को हिला देने वाली है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है और रशिया टोटली इस वॉर को डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 2024 में अराउंड 1000 सोल्जर्स जो है यूक्रेन के 30 किलोमीटर अंदर रशियन टेरिटरी में घुस गए अपनी मिलिट्री टैंक्स और बहुत सारे वेपन्स लेके, और बहुत सारा जो कुर्स्क रीजन है रशिया का वो उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ये बात जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को पता चली तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। रशियन मिलिट्री और रशियन इंटेलिजेंस का ये बहुत ही बड़ा फेलियर माना जाता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है उन्होंने इस अटैक की खबर किसी को भी पता नहीं चलने दी। उन्होंने यूएस को भी इस अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया था और चुपके से रशियन आर्मी जब यूक्रेन के कीवी रीजन को कैप्चर करने में लगी थी तब 1000 यूक्रेन सोल्जर्स ने जो है रशिया के कुर्स्क रीजन को कैप्चर कर लिया। इस अटैक के बाद रशिया ने बहुत बड़ी धमकी दी है यूक्रेन को। रशिया कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता है यूक्रेन के अगेंस्ट। अगर देखा जाए तो यूएस जो है इस वॉर में यूक्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यूएस जो है मिलिट्री एड्स और वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और इस वजह से यूक्रेन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से रशिया से लड़ पा रहा है। तो अगर 2024 में देखा जाए तो ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ये हमें बहुत ही इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे जाके ये वॉर और भी भयानक रूप ले सकता है। अभी अगर इजराइल और हमास वॉर की हम बात करें तो अक्टूबर 23 में हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया था उन्होंने बहुत सारे जो इजराइल के लोग हैं उन्हें बंदी बना के वो गाजा लेकर गए थे। इजराइल ने जो है हमास को वार्न किया कि वो जो उनके हॉस्टेजेस है उन्हें छोड़ दे, लेकिन हमास ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक प्लान किया गाजा पर और बहुत सारे हमास के जो बेस थे उन पर इजराइल ने अटैक किया। इस अटैक में बहुत सारे पैलेस्टीनियंस मारे गए। अराउंड 40,000 लोग जो है इस अटैक में मारे गए। अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल और हमास में जो वॉर है वो चलता आ रहा है। और हाल ही में 2024 में जब हमास के लीडर ईरान में थे तब हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिये, उनका कत्ल किया गया ईरान के कैपिटल तेहरान में। और उसके बाद जो है इजराइल और हमास का जो वॉर है वो बहुत ही इंटेंस हो गया। अगर आप इस सिचुएशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले ही हमने इस सिचुएशन पे एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी अगर हम बात करें इजराइल और ईरान की, तो जब ईरान के कैपिटल में हमास के चीफ को मारा गया तब इजराइल और ईरान के जो रिलेशंस थे वो बहुत ही बिगड़ गए। ऐसा बोला जाता है कि ईरान प्लान कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए और बहुत सारे कंट्रीज ने उनके सिटीजन्स को वार्न किया है कि वो इजराइल और ईरान में ट्रैवल ना करे। और अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया जो है वो ईरान को इस वॉर में सपोर्ट कर रहा है और यूएस जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यूएस ने उनकी बहुत सारी जो मशीनरी है वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दी है ताकि वो इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट कर सके। तो अब अगर देखा जाए हमास के चीफ लीडर के असैसिनेशन के बाद इजराइल और ईरान का जो टेंशन है वो बहुत ही बढ़ चुका है और ये एक खतरनाक वॉर का रूप भी ले सकता है और बहुत ही बड़े पावर जो है इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। तो इसलिए अगर वॉर होता है तो ये वॉर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बन सकता है दोस्तों। और अगर एक बात हम देखें तो इजराइल के जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं वो वॉर बंकर्स में जाके छुप चुके हैं। तो ये एक संदेश है कि इजराइल एक बड़े वॉर के लिए तैयार है ईरान के खिलाफ। अभी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कैसे इजराइल और ईरान का जो सिचुएशन है वो कैसे अनफोल्ड होता है। अभी अगर हम बात करें इजराइल और लेबनान की, तो लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है जो इजराइल के साथ वॉर कर रहा है क्योंकि इजराइल ने उनके बहुत ही मेन कमांडर का कत्ल कर दिया है एयर स्ट्राइक करके। और ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है
इसे ईरान भी बैक करता है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखा जाए, इजराइल जो है अपने एरिया में हर एक नेबर से इजराइल जो है वॉर लड़ रहा है। इजराइल जो है गाजा स्ट्रिप में हमास के साथ वॉर लड़ रहा है, ऊपर से हिजबुल्लाह ग्रुप जो लेबनान में है उससे इजराइल वॉर कर रहा है, और अभी जो इजराइल है वो ईरान के साथ भी वॉर करने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर वाली सिचुएशन है वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े पावर्स है जैसे चाइना, रशिया, यूएस, वो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो 2024 में ये जो सिचुएशन है ये एक बहुत ही बड़े वॉर का रूप ले सकता है, और इस वॉर से जो है पूरी दुनिया को बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो अगर आपको इजराइल और उनके नेबर कंट्रीज के साथ उनकी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में जानना है तो उस वीडियो की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, वो वीडियो आप देख के पूरी जानकारी इस सिचुएशन के बारे में ले सकते हैं। अभी अगर इस सेम रीजन की हम बात करें तो यमन में जो हाउती ग्रुप है वो इजराइल रिलेटेड जो रेड सी में शिप्स है उन पर भी अटैक कर रहा है, और उस वजह से जो है रेड सी में बहुत ही अनस्टेबिलिटी आ चुकी है, और इस वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही डिटोरिएट होती रही तो बहुत ही अनसर्टनिटी के वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, और इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पर हो सकता है। तो ये सारे डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में 2024 में। हाल ही में यूके में भी बहुत सारे रियॉट चल रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण ऐसा है कि जुलाई 29 को 3 छोटी लड़कियों का कत्ल किया जाता है एक टेलर स्विफ्ट के डांस इवेंट में। यह घटना घटित हुई साउथपोर्ट इंग्लैंड में। एक 17 साल के लड़के ने 3 छोटी लड़कियों का कत्ल किया, और बहुत सारे जो छोटे बच्चे थे वो भी इसमें घायल हुए। इस इंसिडेंट के बाद एक फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जिस 17 साल के बच्चे ने ये कत्ल किया है वो एक इमाइग्रेंट है और मुस्लिम लड़का है, लेकिन असल में ये जो अटैकर था वो ब्रिटेन का ही सिटीजन था। इस फॉल्स इंफॉर्मेशन के फैलने की वजह से जो राइट विंग ग्रुप है उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया इमाइग्रेंट्स और मुस्लिम के खिलाफ। उन्होंने बहुत सारे हाउसेस और होटल्स को अटैक करना शुरू कर दिया जो इन इमाइग्रेंट्स को शेल्टर देते हैं, और बहुत सारे जो मॉस्क है उन पर भी अटैक किया गया। तो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलने की वजह से एक बहुत बड़ा रियॉट खड़ा हुआ यूके में, और बहुत सारे यूके के जो रीजन्स है उन पर इन प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया। तो ऐसे इस प्रोटेस्ट ने एक वायलेंट रूप लिया और एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ यूके में। अभी अगर हम 2024 यूके इलेक्शंस की बात करें तो जो केयर स्टैमर है, जो लेबर पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे उनको इस इलेक्शन में हरा दिया और खुद यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। केयर स्टैमर ने अनाउंस किया कि वो जो है इजराइल को ईरान के खिलाफ वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे 2024 में हमें यूके के पॉलिटिकल पावर में बदलाव नजर आया। अगर यूके की इकोनॉमी के बारे में हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस है यूके में वो बहुत ही बढ़ गए, और उस वजह से यूके में इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ गया, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बहुत बढ़ गया, और उस वजह से रिसेशन आया यूके में। तो इन सारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के वजह से यूके के पॉलिटिकल पावर में चेंज हमें देखने को मिला, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है यूके का इलेक्शन हार गई, और लेबर पार्टी जो है वो यूके का इलेक्शन जीत गई, और 2024 में कीयर स्टैमर बने यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। तो 2024 में ये सारी चीजें यूके में हमें घटित होती हुई दिखी। अभी अगर हम बात करें चाइना और ताइवान की तो जनवरी 2024 में विलियम लाइचंगते जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर थे वो नए प्रेसिडेंट बने ताइवान के। अगर विलियम लाइचंगते के पहले वाले बयान अगर हम देखें तो हमें साफ नजर आता है कि जो विलियम लाइचंगते थे
वो चाइना के खिलाफ थे। तो जैसे ही विलियम लाइचंग थे ताइवान के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद चाइना ने एक मिलिट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया। उन्होंने ताइवान को सराउंड कर दिया नेवल शिप से और बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स परफॉर्म किए। बोला जाता है चाइना की तरफ से यह एक वार्निंग थी ताइवान को कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो चाइना जो है ताइवान को कैप्चर कर सकता है। तो इस तरीके से नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद चाइना और ताइवान के जो रिलेशंस है वो डिटोरिएट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो यूएस जो है वो ताइवान को इस सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है और इस वजह से चाइना जो है वो और भी भड़क चुका है। ओवरऑल अगर देखा जाए चाइना और ताइवान के रिलेशंस जो है 2024 में बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इस सिचुएशन को आपको डिटेल में जानना है तो इस पर पहले ही हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी अगर हम बांग्लादेश क्राइसिस की बात करें तो बांग्लादेश ने स्टूडेंट्स ने एक वायलेंट प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उनको प्राइम मिनिस्टर पद से निकाल फेंका और मिलिट्री ने इस सिचुएशन में इंटरवीन किया और उस वजह से शेख हसीना जी को जो है प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर बने बांग्लादेश में और इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने। इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे बांग्लादेश के हिंदूज जो है उन पर अटैक किया गया और बहुत सारे हिंदूज जो है उनको इस प्रोटेस्ट में मारा गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को कहा है कि जो बांग्लादेश के हिंदूज है उनका प्रोटेक्शन किया जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए स्टूडेंट के इस वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी तरीके से चेंज हुआ, लेकिन विदाउट एनी रीजन जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उन पर बहुत ही अत्याचार किया गया, उनके घरों पर हमला किया गया। जो हिंदू टेंपल्स है बांग्लादेश में उन पर हमला किया गया। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें हमें देखने को मिलता है कि जो बांग्लादेश के हिंदूज है वो इंडिया के बॉर्डर पे आके मिलिट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें इंडिया में शामिल किया जाए, कि उन्हें इंडिया में एंटर करने को दिया जाए। इस वजह से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स पे जो है वहां पे भी बहुत टेंशन जो है बढ़ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए 2024 में बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो बहुत ही बिगड़ चुकी है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि बांग्लादेश में असल में क्या हुआ तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप उस वीडियो को जाके देखिएगा और डिटेल में समझ लीजिए कि बांग्लादेश में क्या क्या घटित हुआ। अभी अगर हम बात करें यूएस इलेक्शंस की तो 2024 में जो है यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं। पहले अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन था वो ट्रंप वर्सेस बाइडेन माना जाता था, लेकिन एक पॉलिटिकल रैली में ट्रंप पर हमला किया गया और एक बहुत ही जानलेवा हमला ट्रंप पर किया गया। स्नाइपर से ट्रंप को मारने की कोशिश की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है इस हमले में बच गए और उसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी कि ट्रंप जो है वो ये इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे और जो बाइडेन जो है एक वीक कंटेंडर नजर आने लगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो उस वजह से जो वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस उनको रिप्लेस किया गया जो बाइडेन के साथ और अभी के लिए कमला हैरिस जो है वो लड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूएस इलेक्शंस में। तो अगर अभी देखा जाए तो 2024 में यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन साबित होने वाले हैं। तो आगे अभी देखा जाएगा कि कैसे यूएस इलेक्शंस अनफोल्ड होते हैं और कौन जो है 2024 में यूएस का प्रेसिडेंट बनता है। अभी अगर यूएस की इकोनॉमी की हम बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट्स है बहुत दिनों तक इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने के कारण एक रिसेशन वाला डर यूएस में पैदा हो रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ चुका था। तो इस वजह से रिसेशन का डर जो है वो यूएस इकोनॉमी में बना हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो पिछले फेड मीटिंग में जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है,
तो बोला जाता है कि सितंबर में हमें देखने को मिल सकता है कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स है वो कट किए जा सकते हैं। तो इसके बाद यूएस इकोनॉमी में हमें रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2024 में यूएस में भी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पिछले 2 टर्म में बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग सरकार आई थी, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी की जो है ज्यादा सीट्स नहीं आए और एक वीक सरकार बीजेपी की इंडिया में बनी हुई है। तो 10 सालों के बाद हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में एक वीक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। 2024 में इंडियन पॉलिटिक्स में हमें बहुत बड़ा चेंज नजर आया है। अभी अगर हम बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून में बहुत सारी जगहों पर हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। उत्तराखंड और वायनाड केरला में लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिले हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई है। दिल्ली में बेसमेंट में बारिश का पानी भरने की वजह से स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई। इस तरीके से क्लाइमेटिक डिजास्टर की वजह से बहुत सारी जगहों पे इंडिया में लोगों ने जान गंवाई। सो 2024 में क्लाइमेटिक डिजास्टर हमें इंडिया में देखने को मिला। और अगर गर्मियों की हम बात करें, तो गर्मियों में जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिला कई जगहों पे। सो एक बहुत ही सेवियर हीट वेव हमें इंडिया में देखने को मिली 2024 में, और उस वजह से भी लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया और लोगों को वाटर क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हुई इस वजह से। तो इस तरीके से 2024 में लोगों ने बहुत सारा क्लाइमेटिक डिजास्टर जो है वो फेस किया। अभी अगर हम बात करें इंडिया के मोस्ट डेंजरस इंसिडेंट की, जो रिसेंटली हुआ है कोलकाता में जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में वो एक जूनियर डॉक्टर बनकर काम करती थी, उस लड़की का रात को आरजीकर कॉलेज में रेप हुआ। ये जो इंसिडेंट था वो बहुत ही ब्रूटल था, और इस इंसिडेंट के बाद कॉलेज ने एफआईआर फाइल करने में भी बहुत देर कर दी। रेपिस्ट ने उस गर्ल को बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया था, और उस गर्ल के बॉडी पे बहुत सारे जख्म पाए गए थे। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जो है उस लड़की के पेरेंट्स को भी मिसलीड किया था। पहले उन्हें फोन करके बताया गया कि आपकी लड़की जो है वो सीरियसली इंजर्ड है, और बहुत सारे टाइम के बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आपकी लड़की जो है वो मर चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने रेजिग्नेशन फाइल किया, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उस प्रिंसिपल को दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। ऐसा भी बोला जाता है कि वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके तृणमूल कांग्रेस के साथ बहुत ही अच्छे कनेक्शंस थे। तो बंगाल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हमें इस केस में दिखाई दे रहा है। तो इस इंसिडेंट के बाद ये जो घटना है वो बहुत ही फैल गई, और बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पीसफुली इस घटना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद ये स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब एक रात को एक ट्रक में बहुत बड़ा मॉब आया। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ करने की शुरुआत कर दी। बोला जाता है कि जो रूम जहां जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ था, वो रूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मॉब आया था। जब ये मॉब कॉलेज में एंटर हुआ और तोड़फोड़ कर रहा था, तब उस रीजन में कोई भी पुलिस मौजूद नहीं था। उसके बाद केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, और उसके बाद बहुत ही चौंका देने वाली चीज हमें देखने को मिली। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, और जो वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर है, और वही वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो ममता बनर्जी ने ही जो ये प्रोटेस्ट था वो ज्वाइन कर लिया। यानी कि खुद की सरकार है और ममता बनर्जी जो है वो खुद के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कैसे कर सकती है। तो खुद की इमेज बचाने के लिए ये बहुत ही एक इलॉजिकल स्टेप हमें देखने को मिला ममता बनर्जी की तरफ से। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की जो पुलिस थी उनकी बहुत ही लापरवाही इस केस में हमें देखने को मिली, और इस इंसिडेंट ने पूरे इंडिया में डॉक्टर प्रोटेस्ट को ट्रिगर कर दिया। बहुत सारे लोग इंडिया में इस सिचुएशन के खिलाफ खड़े हुए। अभी अगर देखा जाए तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है जल्द से जल्दी इस केस की सुनवाई करने वाला है। और अगर देखा जाए
इस ब्रूटल इंसिडेंट के बाद इंडियन सिटीजन्स में हमें एक तनाव वाला वातावरण देखने को मिला। बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स ने इस ब्रूटल इंसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई और काफी लोगों ने मांग की जो ये ब्रूटल इंसिडेंट्स है इसके खिलाफ स्टेप्स लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे कंट्री में जो वुमेन्स है उनके प्रोटेक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए और एक सेफ एनवायरनमेंट जो है हमें वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। सो कोलकाता का ये जो इंसिडेंट है वो बहुत ही ब्रूटल था और बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट जिसने इंडिया के सारे सिटीजन्स को इसके खिलाफ आवाज उठाने में मजबूर कर दिया। सो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों 2024 में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले जिसके वजह से एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है पूरी दुनिया में। आपको क्या लगता है, क्या 2024 एक ऐसा ईयर है जो बहुत सारे डिजास्टर लेके आया है? आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।